बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये थोड़ा सा पेचीदा विषय है, क्योंकि योगेंद्र भाई को मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानता भी हूँ और जो इस प्रक्रिया से जो विचार किताब की शक्ल में आए उसका साक्षी भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें हमने आपस में साझा भी की हैं। लेकिन जो परिष्कृत स्वरूप पुस्तक का भी हमारे सामने है वो कई अलग अलग किस्म के सवाल उठा रहा है। अगर आप निजी रूप से जानना चाहें कि यहाँ मेरे लिए सबसे आकर्षण का विषय क्या है, जिस पर मैं बाद में आऊँगा, मैं मणिन जी को सुनना चाहूँगा और योगेंद्र भाई और उनके बीच का जो बातचीत है वो शायद ज़्यादा दिलचस्प होगी मेरे किसी भी वक्तव्य से। और उसका कारण ये है कि जिस तर्क को मणिन जी ने पुरुषार्थ के रूप में परिभाषित किया है उसको बिल्कुल उसी तरह से इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में योगेंद्र भाई ने निरूपित किया है। हम उस पर बाद में आएंगे और मुझे लगता है कि वो बातचीत हम सभी के लिए रुचिकर होगी। इस किताब को मैं दो तरह से पढ़ना चाहूँगा। एक, जैसे यहाँ परिचय में भी कहा गया कि योगेंद्र भाई जो हैं वो एक राजनीतिक शास्त्री हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और वो एक चिंतक भी हैं। तो क्या इन दोनों पहचानों में कहीं अंतर संबंध है या कोई विरोधाभास भी है? मुझे लगता है कि योगेंद्र भाई का पूरे काम की प्रक्रिया में इस किताब को रखना चाहिए। उनका 1990 का मशहूर लेख है लोकतांत्रिक उपहारों वाला, जिसे हम सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज वाली बात करते हैं। उसमें तारीफ़ें तो बहुत हुई, लेकिन शायद उसका जो अंत था वो लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। वो अंत जो है चिंता व्यक्त करता है। उसके बाद उनका बड़ा मशहूर एक 3 लेखकों वाली किताब है जिसका नाम है स्टेट नेशन। उसमें भी वो चिंता कहीं ना कहीं पर स्पष्ट होती है। उसके बाद में पिछले 2-3 साल पहले उनकी किताब आई थी मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और उसके अंदर भी एक जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था डेमोक्रेसी कैप्चर, उसमें भी वो चिंता रिफ्लेक्ट हो रही थी। और अंत में इस किताब में कहीं उन चिंताओं से हम आगे जाते हैं। तो राजनीति शास्त्री और राजनीतिक चिंतक का ये जो अंतर संबंध है वो मुझे लगता है कि इस विचार यात्रा में स्पष्ट होता है। अब अगर हम योगेंद्र भाई के आज को देखें तो हमें 2 सवाल उनसे पूछने चाहिए और वो शायद हम सभी के सवाल होंगे। पहला सवाल है कि जो आज है वो क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि जो आज है उसके आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि वो एक ट्रेंड पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पर जो उनकी ये समझ है क्या है वो हम सभी के लिए कहीं बहुत शिक्षाप्रद है। इसके 3 आयाम हैं जिसको वो आज कह रहे हैं, उसके 3 बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला आयाम है ऐतिहासिकता की खोज इतिहास निष्ठता के विरुद्ध। इन दोनों में अंतर है। हम किसी भी परिघटना की ऐतिहासिकता को खोजना हमको ज़रूर चाहिए जब बात विचारों की हो, लेकिन हमारे वर्तमान जो है वो इतिहास का कोई एक बचा हुआ टुकड़ा नहीं है। वर्तमान की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है, अपनी एक विशेषता है। योगेंद्र भाई इस ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसमें भक्ति आंदोलन का जिक्र आता है, इसमें भारतीय परंपराओं का जिक्र आता है, लेकिन वो ऐतिहासिकता की खोज है। उसमें हम किसी इतिहास की नई रचना नहीं कर रहे हैं। ये सीख, जिसको कविराज का अगर उदाहरण देकर कहा जाए, ये सेकंड ऑर्डर क्वेश्चंस हैं। हमको नया इतिहास नहीं लिखना है। हमारे वर्तमान के सवाल इस तरह के दूसरे दर्जे के सवालों को उठाने की एक प्रक्रिया है। क्या है का दूसरा सवाल इस किताब में आता है कि आखिर हम अपनी बात को या इसको, ये जो हमारा आज है, इसे कहाँ से शुरू करें। और किताब ये जवाब देती है कि इस बदलाव का चरित्र, जो कि मोंटी ने भी कहा और आपके सत्यम ने भी इसकी ओर इशारा किया, कि ये प्रक्रियाबद्ध है। जिस मूल को हम खोज रहे हैं, जिस मूल प्रश्न को, जिस विचार को हम खोज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर पिछला कुछ साथ लेकर चल रहा है और आगे आने वाली नई परिघटनाओं के साथ आत्मसात भी होता चल रहा है। इसीलिए इसकी जो शुरुआत है, इसके लिए कोई एक निश्चित बिंदु तय करना सबसे बड़ी भूल होगी। ये क्या है का दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि जो क्या है हमारा आज, इसकी विषय वस्तु क्या है। और बहुत स्पष्ट है कि विषय वस्तु, जाहिर सी बात है, राजनीति है।
लेकिन राजनीति और समाज का अंतर संबंध के बीच में जो एक चीज़ बनती है, ये उसकी वो विषय वस्तु हमारी मूल विषय वस्तु है जो हमारे आज के सवाल को बराबर पकड़ सकने में हमारी मदद करती है। अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। ये तो हुआ कि क्या है, और इसमें जितने भी लेख हैं उसमें इस क्या है पर एक ऐसी विवेचना की गई है जो कि हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। क्या होना चाहिए की कोशिश में, और ये हम सभी के लिए बड़ी ज़रूरी बात है क्योंकि हम सभी जो एकेडमिक विमर्श से निकलने वाले लोग हैं, उन सब की एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि हम किताब में किताबी हो जाते हैं और चिंतन जो है वो किताब का मोहताज नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमको समझनी चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी जो है वही विचारक नहीं होता, विचारों की दुनिया अलग होती है। तो हमको किताबी होने से कैसे बचते हुए आगे बढ़ा जाए, मुझे लगता है कि उसकी जो है वो कोशिश यहाँ पर दिखती है। तो क्या होना चाहिए में सबसे पहला जो जवाब इस किताब में मुझे मिलता है वो है स्वधर्म की खोज, जिस पर कि मोहिंदर ने भी बताया और दूसरे वक्ताओं ने भी बात की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। स्वधर्म की एक खोज हमको होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात है क्या होना चाहिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा जो नज़रिया है वो अलग है कि ये किताब किसी बचाव की राजनीति नहीं करती। पिछले कुछ सालों में 30 साल यदि कहा जाए, हम सभी एक ग्रंथि से ग्रस्त हैं। वो ये है कि हमें कुछ बचाना है, हमें नर्मदा बचाना है, हमें सेकुलरवाद बचाना है, हमें गणराज्य बचाना है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिनसे बचाना है वो अपने आप को चैलेंजर नहीं मान रहे हैं, अपने आप को चैलेंजर मान रहे हैं और हम अपने आप को डिफेंडर मान रहे हैं। तो राजनीति में ये चैलेंजर और डिफेंडर का जो अंतर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये किताब हमसे ये कह रही है कि बचाव की राजनीति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है और उससे नुकसान होना शुरू हो चुका है। हम मोमबत्ती लेकर बचाने वाली जो बात करेंगे उस पर आम जनता की कोई रुचि नहीं है। यहाँ पर बचाव से ज़्यादा जो तीसरा जवाब है वो है आत्मसात करना। तो पहली चीज़ मैंने कही कि स्वधर्म की खोज, जिस पर बात हो चुकी है। दूसरा, हमें बचाव नहीं करना है, स्वधर्म का बचाव नहीं करना है, बजाय इसके हमें स्वधर्म का आत्मसात करना है। और अगर हम इसे आत्मसात कर लेंगे तो समता मूलक राजनीति का एक आह्वान हम कर सकते हैं। तो कोई ब्लूप्रिंट हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी नई परिकल्पना जो है वो सबको मिलकर सोचनी होती है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए वाली बात का जवाब देती हैं। अब क्या ये हमारे जो आज के कुछ किताबों के नाम अभी सत्यम ने लिए, और बहुत दिलचस्प है उन्होंने निवेदिता मेनन वाली किताब का भी नाम लिया। चाहे वो निवेदिता मेनन हो, चाहे वो अभी एक और किताब का जिक्र हुआ जिस पे योगेंद्र भाई ने बहुत अच्छा रिव्यू भी लिखा, जस्ट रिपब्लिक, पार्थ चैटर्जी की किताब का हो। हम सभी जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर हमारी किताबीपन आ जाता है, और वो किताबीपन जो है वो हमारी जो चिंतन धारा है उसे कहीं विचलित करता है। निवेदिता मेनन की किताब में उस विचलन का मैं उनकी किताब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उसमें वो विचलन है और वो कहीं झिझक है, एक बहुत बड़ी झिझक है। वही झिझक पार्थ चैटर्जी के अंदर भी है। वो भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी किताबों के हवाले देते हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि उसमें उनकी संवेदना है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनकी आलोचना है हिंदुत्व की राजनीति को लेकर। लेकिन पूरी किताब में ना तो हिंदुत्व के जो मल्टीपल स्ट्रैंड्स हैं उसके ऊपर कोई चर्चा है, और ना ही मुस्लिम राजनीति का जो परिदृश्य बदला है उस पर एक शब्द है। क्यों ऐसा है, ये मेरा सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो झिझक क्यों है। ये झिझक आम तौर पर, ये एकेडमिक विमर्श, ये मेरे अंदर भी है, मैं अपनी बात क्यों ना उसमें करूँ, ये झिझक हम सब में है। लेकिन योगेंद्र भाई की इस किताब में और मणि जी की जो किताब ज्ञान की राजनीति है, इन दो किताबें हमें ये बताती हैं कि हमें कहीं इस झिझक से बाहर निकल गए हैं। पूरी तरह से तो नहीं निकले हैं, लेकिन
वो एक स्टेप आउट करने वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पर पहुंच चुकी है, जिसको कि आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मेरा पहला एक आलोचनात्मक कमेंट आप समझ लीजिए ये है। दो चुनौतियों की बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मेरे ख्याल से अब 1 मिनट होगा मेरा बचा हुआ, 1 मिनट 2 मिनट है। एक है जो मैंने कहा कि योगेंद्र भाई को हम राजनीति शास्त्री, पॉलिटिकल थियरिस्ट और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। तो दो चुनौतियां उनके लिए और हम सब के लिए हैं। उनके लेखन में, जो उनका पुराना लेखन है जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें एक राजनीति तो बहुत स्पष्ट थी, वो थी बौद्धिक राजनीति। और योगेंद्र भाई के जो उनका, जिसको स्वयं कहते हैं कि मेरा पहले वाला जन्म जो था, उस जन्म में वो बौद्धिक राजनीति के कई सूत्र थे कि जैसे तर्क का खुलापन का होना, मेथड या जिसे पद्धति का पूरी तरह से स्पष्ट कर देना, और तर्क को इस तरह रखना कि वो आगे कहीं ना कहीं पर दोबारा अपने आप को परिभाषित कर सके, वो बातें उनके लेखन में थी। तो बौद्धिक राजनीति तो वो उस समय भी करते थे जब कि वो उनका पहले वाला जन्म था। लेकिन उनके आज के जन्म में सवाल ये है कि जब वो सक्रिय राजनीति में हैं, तो इसके ऊपर इस सक्रिय राजनीति की पद्धति क्या होगी, ये सवाल योगेंद्र भाई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सभी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। दूसरी बात ये, और जैसे मैंने कहा कि सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज वाला लेख हो या योगेंद्र भाई का और बहुत पहले का लेख हो जो भारतीय राज्य पर था, उनका विषय वस्तु भारतीय लोकतंत्र रहा। हालांकि लोगों ने उनको समेट दिया चुनावी विश्लेषक के रूप में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भारत की राजनीति के चिंतक थे। लेकिन ये किताब चुनाव से इतर जाकर समाज उन्मुख राजनीति की बात करती है। तब ये समाज उन्मुख राजनीति की क्या मुहावरा क्या होगा, बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि योगेंद्र भाई इस जो समाज उन्मुख राजनीति है और लोकतंत्र, अभी कुछ दिनों पहले सुहास पलशीकर ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा, वो ये था कि एक बड़ी विडंबना है लोकतंत्र में इस समय। एक ओर हम सभी संस्थाओं के प्रति कहीं ना कहीं सभी संस्थाओं को हम शक की दृष्टि से देख रहे हैं, और पूरा का पूरा जो राजनीतिक वर्ग है वो उन्हीं संस्थाओं के साथ में राजनीति की प्रक्रिया में शामिल भी होना चाहता है। ये विरोधाभास है। जिस बात को गणराज्य का स्वधर्म योगेंद्र भाई कह रहे हैं, इस विरोधाभास के प्रति, ये विरोधाभास एक सवाल उठाता है योगेंद्र भाई से कि वो इसका जवाब दें। थैंक यू।